नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत कैथल से आ रही बड़ी जानकारी से कर लेते हैं, जहां पर धन्ना भगत की जयंती से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है, आपको बता दें कि लोगों की भी मौजूदगी यहाँ पर भारी संख्या में जो देखने को मिल रही है। कैथल से ये अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है, तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नेताओं की छवि को सुधारा है और अब अच्छे लोग राजनीति में आने लगे हैं। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। कैथल से जानकारी है, गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी देखने को मिली। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। कैथल के गांव धनौरी में धन्ना भगत जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जिंद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने का ऐलान किया। तो वहीं गांव धनौरी में महिला कॉलेज बनाने और पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से करने की भी घोषणा की गई। सीएम मनोहर लाल ने धनौरी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय बनाने के साथ ही गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों ने देश को सही दिशा दिखाने का काम किया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आक्रांता जो थे, जो इस देश के ऊपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्होंने दबा के रखा था, हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, ऐसा एक अपना इतिहास है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तुम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है,
पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं। 1-2 दिन में हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सके। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। जानकारी इस बीच भिवानी से, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाकर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश में लगातार तमाम जानकारियां सामने आई कि कई मंडियों में सरसों की आवक जो है वो पूरी नहीं है, इस पर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंडियों में आंकलन से कम सरसों आई है। इसको लेकर आसपास के मिलर्स से जाँच की जा रही है। तो वहीं रोहतक के मदीना में गाँव में स्कूल और शमशान में गेहूँ डालने को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि इस बार गेहूँ की आवक पिछले साल से ज़्यादा है। ऐसे में कहीं हुई समस्या है तो जिले के डीसी को वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दे दिए हैं। ये सही है, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से फसल खराब हुई। हमने स्पेशल गिरदावरी की, मुआवजा देने का हमने ऐलान किया और अप्रैल में भी यही हाल है। आज मौसम भी खराब है। 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड तो लगभग 52 लाख मीट्रिक टन गेहूँ हमारे यहाँ है। पिछले बार पूरे सीजन के अंदर 41 लाख मीट्रिक टन आया था। पंजाब के लगभग बराबर गेहूँ हमारे यहाँ आया है, जबकि पंजाब की प्रोक्योरमेंट हमारे से दुगनी होती है। तो थोड़ी बहुत व्यवस्था में दिक्कत आती है, लेकिन बहुत अच्छी मंडी चल रही है। साथ साथ हम पेमेंट भी कर रहे हैं, उठान भी हो रहा है। मंडियों में कम से कम 15-20 में मैं भी गया हूँ और हर मंडी के अंदर एक एफसीआर, एक ज़िले के अंदर एफसीआर स्तर का अधिकारी लगाया हुआ है। नहीं, सरसों की खरीद कम नहीं हुई है। सरसों की खरीद आमतौर पर जितनी होती है उतनी हुई, बल्कि पिछली बार कम थी। लेकिन हमारा आकलन था कि कुछ मंडियों में अच्छी खरीद होनी चाहिए थी और उसके अनुरूप खरीद नहीं मिली, तो हमने अपनी जांच करने का आदेश दिया है कि इन मंडियों के आसपास जो मिलर हैं उनको चेक करें, क्या उनके पास बिल का माल है या नहीं है। अगर वहाँ बगैर बिल का माल है तो फिर हम जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो वहीं गोहाना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया। अनाज मंडी का दौरा करने के बाद किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं के दावे करती है, वो व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही हैं। मंडी के हालात, उठान और फसल खराब होने को लेकर भी पूर्व सीएम ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिन मौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है, ऐसे में किसानों को 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में वक्त पर उठान नहीं होने से किसानों और आड़तियों को परेशानी है, गोदाम तक अनाज पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसे में 72 घंटे में पेमेंट हो नहीं रही है। और पूर्व सीएम हुड्डा ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो ओपीएस को लागू करेंगे। अब तब बार बार क्लेम किए जा रहे हैं
कि 72 घंटे में पेमेंट होगी। ऊपर पेमेंट होगी, गोडाउन से पहले तो गए नहीं, अनाज तो यहाँ पड़ा है, कब किसान को पेमेंट मिलेगी। और गिरदावरी जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी नहीं हुई। 17 लाख एकड़ में खराबा हुआ है प्रदेश में, और गिरदावरी 10% की भी नहीं हुई, क्योंकि ना तो पटवारी है ना और कोई, ना समय पे कोई काम होता। जानकारी इस बीच चरखी दादरी के राजमंडी से है, जहां पर चरखी दादरी के राजमंडी में पड़ा हुआ गेहूं जो है वो भीग गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब भीगे हुए गेहूं के सड़ने का अनुमान जो है जताया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि गेहूं जो है सड़ सकता है, उसका खतरा बना हुआ है। और मंडी में अनाज खुले में पड़ा हुआ है, मंडी प्रशासन की तरफ से इसको ढकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि मंडी में गेहूं की तुलाई से पहले मंडी प्रशासन पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा था, लेकिन हल्की बारिश में ही सभी दावे जो है वो धुल गए हैं। और आलम अब ये हो चुका है कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही बारिश की संभावना जताई गई थी। मिली तौर पर जिला चरखी दादरी में सुबह से ही मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश शुरू हो गई, जो 15 से 20 मिनट तक बारिश रही, जिसके कारण यहाँ नई अनाज मंडी में खुला पड़ा गेहूं भीग गया है। अगर विभाग की बात करें और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना था कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन उनके दावे सब फेल नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुले में गेहूं पड़ा हुआ है और बारिश लगभग बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और पहले भी बारिश आ चुकी, और बारिश से सरसों व गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल भीग चुकी है। यहाँ बैग भी खुले में पड़े हुए हैं। आड़तियों का कहना है कि आड़तियों की जिम्मेवारी लगा दी गई थी कि तिरपाल से उन्हें ढांपा जाए, लेकिन इतना पुख्ता इंतजाम उनके पास नहीं है कि इतना ज़्यादा गेहूं को वो खुले में ढांप सके। और लिफ्टिंग न होने के कारण ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूर श्रमिक हैं, वो अपने फॉर्मली तौर पर ढांपने की कोशिश या बैग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बरामदे में लगाने की कोशिश कर रहे हैं बारिश से बचाने के लिए, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा गेहूं व सरसों पड़ा हुआ है कि यहाँ रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ प्रशासन और मार्केट कमेटी के जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 1.25 लाख क्विंटल के करीब गेहूं पड़ा हुआ है और उठान के नाम पर केवल 30 से 35 हज़ार ही क्विंटल हो पाया है। अगर हम बात करें यहाँ आड़तियों की, तो आड़तियों का कहना है कि जो प्रशासन को और विभाग को जो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हो पाए हैं। अब हम बात करें अगर यहाँ के नई अनाज मंडी चरखी दादरी की, तो सरसों की भी खरीद बिल्कुल नामात्र ही हो पाई है, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। किसान लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि बारिश और मौसम ने फिर से दोबारा से गड़बड़ कर दी है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र। तो सोनीपत में भी हल्की बारिश से प्रशासन के जो तमाम दावे थे उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। जिस तरीके से खरीद से पहले प्रशासन ने तमाम दावे किए कि मंडियों में तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हल्की बारिश देखने को मिली, मंडी में पड़ा हुआ गेहूं जो है वो भीग गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि खुले में रखे हुए गेहूं के बोरे भीग गए। मंडी में लाखों गेहूं के बोरे खुले में पड़े हैं। इनको रखने के लिए मंडी प्रशासन ने कोई भी इंतजाम नहीं किए थे। हालांकि मंडी प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मंडी में गेहूं की खरीदारी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हल्की बारिश ने ही सभी दावों को खोल कर रख दिया है उनकी पोल। तो मंडी में भी गेहूं के ढेर लगे होने के चलते किसानों को भी मंडी में गेहूं पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में भी बेमौसमी बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है और सोनीपत में बेमौसमी बारिश के चलते मंडी में खुले में रखा हुआ काफ़ी गेहूं जो है वो भीग गया है। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा दें, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे साइड में कि किस प्रकार से गेहूं जो है वो भीग रहा है। और क्योंकि बारिश हालांकि ज़्यादा देर नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने जो है गेहूं को भिगो दिया है। ये पानी जो है गेहूं की जो कट्टे हैं, यानी कि जो कट्टों के नीचे से पानी जो है वो दौड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं बारीकी से, ये देखें, क्योंकि मंडी में अगर बात करें तो कई हज़ार क्विंटल जो है गेहूं रखा हुआ है और करीबन लाखों की संख्या में यहाँ पर बैग रखे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट किया गया था, बावजूद इसके सोनीपत में उठान कार्य काफ़ी धीमी गति से हुआ और इसकी वजह से जो है आज बेमौसमी बारिश की वजह से काफ़ी अनाज जो है वो भीग गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।
फरीदाबाद में मानसून के मौसम में हल्की बरसात से ही जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है और इसी जल जमाव की समस्या को लेकर इस बार जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो की है। इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस चुनौती से निपटने के लिए इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क हो चुका है। डीसी विक्रम यादव का कहना है कि अधिकारियों की बैठक करके जलभराव की समस्या से निपटने के निर्देश दिए गए हैं और नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर भरने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। डीसी विक्रम यादव का यह भी कहना है कि NHAI और नगर निगम के अधिकारियों को भी उनके जिम्मेदारी के तहत काम करने के लिए कहा गया है ताकि इस बारिश का पानी सड़कों पर ना भरे और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभय चौटाला जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं, अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर वो सोनीपत पहुंचे, सोनीपत की जनता से उन्होंने संवाद किया और इस बीच आपको बता दें कि जनता भी उनके साथ जुड़ी और साथ ही साथ प्रदेश में सरकार बनाने का दावा उनके द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यापारी वर्ग ने बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया वो आज व्यापारी वर्ग सबसे परेशान है। व्यापारी वर्ग ही गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 55 दिन में 110 किलोमीटर की यात्रा में 550 से ज्यादा गांव और 9 जिला हेडक्वार्टर और 30 विधानसभा क्षेत्र कर चुका हूं। इन क्षेत्रों की समस्याएं सीएम को सौंपेंगे। तो वहीं अभय चौटाला ने महिलाओं, कानून व्यवस्था और सत्यपाल मलिक के मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। ये मिले हुए आपस में बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग जो है मिलकर के दोनों जो है लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग जो है हमारे साथ है। इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों लोग मिले, लाखों लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम परिवर्तन लाएंगे और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। मैंने जैसे ही शहर में एंटर किया कोई 10-12 जगह पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है फूलमालाओं के साथ इस यात्रा का स्वागत किया और सारे व्यापारी जो है अपनी दुकान तो बंद कर रखी थी लेकिन सारे सड़क पे खड़े थे, सारे यात्रा का स्वागत कर रहे थे। इससे ये संकेत जाता है कि व्यापारी वर्ग भी सरकार से आज बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। जिस व्यापारी ने भाजपा को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, आज वो इस बीजेपी जेजेपी के सरकार को सत्ता से पार करने में फिर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और इस परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान उसका होगा। तो वहीं पहलवानों का प्रदर्शन एक बार फिर से जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है और जंतर मंतर पर पहलवान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से हम इस समस्याओं को रख रहे हैं, सुनिए आप। अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग है कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं कि कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया, एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी, एक फोटो दिखा दीजिए। बजरंग, अगर मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी। मंत्री से क्यों नहीं मिले? मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है। मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है। वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। बजरंग, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको प्रधान बनने का तो आप मानेंगे? मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेडरेशन अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं अभी एक्टिव प्लेयर हूँ। अगर ये धरना नहीं होता तो मैं भी टूर्नामेंट खेलता, एशियन चैंपियनशिप थी, रैंकिंग सीरीज थी। मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बस ठीक है जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका सपोर्ट कर। थोड़ा मीडिया है, फौजी आदमी हूँ,
अरे मैं अपना फोन ले रहा हूँ भाई, स्टॉप करो। बस बस ठीक है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। जानकारी इस बीच पंचकुला से, जहां पर पंचकुला के बुढ़नपुर पार्क में बमशेल मिला है। बमशेल के मिलने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया है, लोगों में डर का माहौल जो है देखने को मिला। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। आसपास रहने वाले लोग जो है दहशत में आ गए। बच्चों को खेलते समय ये बमशेल मिला। पुलिस और आर्मी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेत की बोरियों में लगाकर बमशेल को घेरा गया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर बुढ़नपुर पार्क में बमशेल मिला है। बमशेल के मिलने से लोगों में डर का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। बच्चों के खेलते वक्त ये बमशेल मिला है। पुलिस की टीम, आर्मी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं इस बीच। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्निफर्स डॉग की जो टीम है वो भी वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। किस तरीके से आर्मी की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। जानकारी इस बीच सोनीपत से, जहां पर तेजधार हथियार से वार करके युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या कर दी गई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। सोनीपत से ये जानकारी है, जहां पर लूट और हत्या की वारदात से इलाके में दहशत, और मोबाइल रिपेयर करने वाला ये युवक था जिसकी हत्या की गई है। बीते रात को घर से लापता था। मृतक सुनील भाई ने गांव के युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। ये अपडेट आप तक सोनीपत से पहुंचा रहे हैं। युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। तो लूट और हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल जो है वो फैला हुआ है। लोग जो है डरे हुए हैं। जानकारी इस बीच यमुनानगर से, जहां पर यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी लगातार देखने को मिल रही है, और इस कमी की वजह से लोगों को भी इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लंबे समय से इस बात को लेकर मांग भी की गई है कि डॉक्टरों की बहाली की जाए, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों की कमी देखने को मिल रही है। यमुनानगर जिला में मेडिकल अफसरों के 191 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 93 पद खाली हैं। तो वहीं यमुनानगर मुख्यालय स्थित अस्पताल में मेडिकल अफसरों के 16 पद खाली हैं, जबकि जगाधरी सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के 25 पद खाली हैं। मेडिकल अफसरों के रादौर में 11 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरीके से पीएचसी अलाहार में मेडिकल अफसरों के 2 पद हैं, जहां पर दोनों ही पद खाली पड़े हैं, और मोहड़ी पीएससी में 1 पद खाली है, और खिजराबाद में 7 स्वीकृत पद है, जिसमें से 4 खाली पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल में पद खाली होने से मरीजों को इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर एक तरफ हिमाचल, दूसरी तरफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जिले में हजारों की संख्या में छोटे बड़े कारखाने हैं, और एक जहां पर लाखों मजदूर काम करते हैं। इन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन अस्पतालों में स्टाफ के पद खाली होने के कारण लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्टाफ पोजीशन तो वही है जो पहले थी, जब हमारी जब ट्रॉमा सेंटर में हमारा चल रही थी बिल्डिंग, तो वही बात है कि हमारी ऑपरेटिंग पीएम डॉक्टर पूनम के ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन हमारी जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे एसएमओ के पोस्ट तो एमएलडीसी तो सारे भरी हुई हैं, लेकिन हमारी जो एमओ मेडिकल अफसर हैं हमारे जो 16 वैकेंट हैं पोस्टें हैं हमारे पास। सैंक्शन 55 हैं और वर्किंग 32 हैं, 7 एब्सेंट हैं और 16 वैकेंट हैं। 2 एमओ हमारे एक लेम जगाधरी से कर रहे हैं, एक हमारा डॉक्टर पंचकुला में डेप्यूटेशन पे है मेन। जी हमारे पास हमारे ज़िले में एमडी मेडिसिन और सेक्रेटरीज और मेडिसिन के डॉक्टर नहीं हैं, तो इसके लिए हमने डिमांड ऊपर की हुई है, और हमें जो उम्मीद है कि जल्दी हमारी डिमांड पूरी हो जाए। चलिए, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।